हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग इतिहास विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं और यह इतिहास का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। पाषाण काल के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है आज और काफ़ी विशेषताएं उसकी हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानना है कि इतिहास क्या है। आखिर इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। आम बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं कि इतिहास बेसिकली दो शब्दों से बना हुआ है। इति मतलब बीती हुई, हास मतलब कहानी। मतलब इतिहास बीती हुई कहानियों का अध्ययन है, बीती हुई कहानियों का अध्ययन है या अतीत का अध्ययन है। हम बात कर रहे हैं अतीत का अध्ययन। तो क्या यह इतिहास की सटीक परिभाषा है? क्या रियली हम लोग केवल इसमें अतीत का अध्ययन करते हैं? यह जो तथ्य है काफी इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी, और इंटरव्यू के क्वेश्चन में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इतिहास का तात्पर्य क्या है। क्या इतिहास अतीत का अध्ययन मात्र है? क्या इतिहास का तात्पर्य गड़े मुर्दे को उखाड़ना है? क्या इतिहास पढ़ने से हम लोग पश्चिमगामी नहीं हो जाते हैं? तो इस बात का अध्ययन हम लोग को काफी बेखूबी करना है। तो क्या यह सही है केवल अतीत का अध्ययन है? यहाँ समझने की बात है कि जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो न केवल प्राचीन काल, प्राचीन घटनाओं का, पूर्वजों के बारे में अध्ययन करते हैं, अपितु उन घटनाओं से सीख लेकर हम अपने वर्तमान को बेहतर करते हैं और उससे हमारा फ्यूचर बिल्डिंग बेहतर होता है। तो इतिहास को अगर हम इस तरह से कहें कि इतिहास एक कंटिन्यूअस डायलॉग है। हिस्ट्री इज द कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का एक सतत वार्तालाप, सतत अध्ययन, सतत हम लोग बात कर सकते हैं कि पास्ट का अध्ययन करते हैं हम प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में और फ्यूचर का रिफरेंस हमारा होता है। इसको हम अपने संज्ञान में लेकर करते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा। तो इसका हम अध्ययन वर्तमान तरीके से, वर्तमान समय में करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल हम पास्ट से लेते हैं, पास्ट से हम सीखते हैं, वर्तमान में इसमें काम करते हैं ताकि हमारा फ्यूचर बिल्डिंग हो। इसलिए इतिहास का अध्ययन न केवल अतीत का अध्ययन है बल्कि इतिहास हमारे फ्यूचर के निर्माण में भी सहायक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं अन्य जो विषय हमारे हैं, अन्य विषयों का सांगोपांग अध्ययन है। हम कह सकते हैं इतिहास विषय क्या है? मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य जो जुड़े विषय हैं, साहित्य है, कला है, विज्ञान है, उससे संबंधित जीवन का सांगोपांग अध्ययन है। टोटल स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन एक्टिविटीज। हम लोग इतिहास का मतलब यह समझेंगे कि मानव जीवन का समग्र अध्ययन, हर चीज इसमें शामिल है। दूसरा क्या है कि इतिहास को हम केवल एक एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट के रूप में नहीं लेंगे। क्या इतिहास का जो सब्जेक्ट है एक्सक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट है, एकदम अलग थलग है? तो ऐसी बात नहीं है। इतिहास का संबंध जो होता है वो भिन्न भिन्न विषयों से होता है। इसलिए हम लोग को समझना है, जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो यहां ध्यान रखिएगा, ये हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है और जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं निश्चित रूप से अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में अलग अलग प्रकार के इतिहास बनते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी डिटरमाइंस सोशल सेटअप, सेटलमेंट, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, etc। तो हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इसमें हम लोग ज्योग्राफी का भी पार्ट बहुत सारा पढ़ते हैं, मतलब ज्योग्राफिकल रीजन बारे में पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम विभिन्न क्षेत्रों का सामाजिक अध्ययन भी करते हैं, सोशियोलॉजी भी से जुड़ा हुआ है। इतिहास हम पढ़ते हैं तो बहुत जगह का हम राजनीतिक इतिहास भी पढ़ना होता है। निश्चित रूप से यह क्या है, ये पॉलिटिकल साइंस से भी जुड़ा हुआ है। इतिहास हम पढ़ते हैं किसी भी क्षेत्र का, चाहे वो मौर्यों का हो, गुप्तों का हो, मुगलों का हो, ब्रिटिश पीरियड का हो, वहां हम वहां के इकोनॉमी को भी पढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से ये इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ है। इतिहास में बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं जो दार्शनिक है, बौद्ध, जैन
शैविज्म, हिंदुइज्म, वैष्णविज्म, भक्ति, सूफी, जो विभिन्न धर्मों के बारे में हम पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास का जो पार्ट है वो फिलॉसफी से भी जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार इतिहास में किस राजा ने किस प्रकार से काम किया, किस तरह से सोचा, आइडियोलॉजी, थिंकिंग, या हम कह सकते हैं कि उनका एक साइकोलॉजी भी इससे जुड़ा हुआ है। ये को ध्यान रखना है, ये साइकोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। मतलब इतिहास को हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, इसको और पढ़ा सकते हैं। इतिहास एक, इसलिए हमने कहा था कि यह सांगोपांग अध्ययन है मानव जीवन का, समग्र अध्ययन है मानव जीवन का। इसको आप इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे और इस प्रकार से सोचने की जरूरत है इतिहास के बारे में, तब आपके मन में इतिहास का ये एक बेहतर अध्ययन आप कर सकते हैं। दूसरी बातें क्या होती है, इतिहास के बारे में लोग बोलते हैं कि फैक्ट्स है। क्या इतिहास केवल फैक्ट्स है? इतिहास में क्या केवल हम घटनाओं का अध्ययन करते हैं, शासकों का अध्ययन करते हैं, राजाओं का अध्ययन करते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। यह केवल घटनाओं का अध्ययन नहीं है, राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन ही नहीं है, बल्कि जैसा कि अभी हमने बताया था यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर क्षेत्र का अध्ययन करना होता है। इतिहास में हर चीज हम अध्ययन करते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। दूसरा, इतिहास की जब हम बात करते हैं, जो पढ़ने के तरीके होते हैं इसके, अगर हम केवल फैक्चुअल स्टडी करें तो निश्चित रूप से फैक्ट्स लगेगा। जब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को जब समझेंगे, इसके हम जो अवधारणाओं को समझने जब हम आ जाएगा, तो निश्चित रूप से इतिहास एक बेहतर सब्जेक्ट के रूप में दिखेगा। और जब हम इसमें जो आधार इसका होता है, सोर्सेज होता है, हिस्ट्री पढ़ने के सोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, उसमें जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, जब हम विज्ञान के अध्ययन का सहारा लेते हैं, तो निश्चित रूप से इतिहास का एक साइंटिफिक स्टडी भी प्रस्तुत होता है। जैसे कि अब रेडियो कार्बन डेटिंग ही हम पढ़ते हैं, प्राचीन काल के चट्टानों का अध्ययन करने के लिए, काल का अध्ययन करने के लिए कार्बन 14 डेटिंग का अध्ययन करते हैं, तो दैट इज साइंटिफिक स्टडी। इसी प्रकार आर्कियोलॉजी में जो कुछ भी मिलता है, जिसका भी हम लोग उत्खनन होता है, तो उत्खनन हम लोग एक करते हैं वर्टिकल एक्सकैवेशन, दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन। तो वर्टिकल एक्सकैवेशन में क्या होता है कि हम ऊपर से नीचे में खुदाई करके जाते हैं, एक एक करके स्तर हमको मिलता है, एक एक करके स्तर हमारा मिलता जाता है। और ये 1 2 3 4 5, मतलब हम सबसे पहले हमको ये मिल रहा है, लास्ट में ये मिल रहा है। लेकिन जब हम नंबरिंग करेंगे, काल का जब प्राचीनता का निर्धारण करेंगे, तो निश्चित रूप से पहले ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। मतलब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब सबसे प्राचीन यही है, यही से स्टार्ट हुआ था, फिर ये स्टार्ट यहाँ से हुआ, ऐसे आगे बढ़ा और अभी हमारा ये है। तो नीचे में सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम इतिहास, और सबसे नवीनतम सबसे ऊपर वाला है। इसलिए खुदाई जब होती है तो हम लोग को वर्टिकल एक्सकैवेशन को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एक्सकैवेशन, यह वर्टिकल है, वर्टिकल एक्सकैवेशन। इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल जो होता है, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज अध्ययन करते हैं, कहीं का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए यहाँ से हड़प्पा का अध्ययन हमने किया, यहाँ हड़प्पा का अध्ययन जब हमने किया, जब हम क्षैतिज उत्खनन करते हैं तो हम आगे की ओर ऐसे बढ़ते जाते हैं, ऐसे हम आगे बढ़ते हैं इस तरह से, जहां पर सभ्यताएं मिलती हैं, इससे इसका हमारा विस्तार पता चलता है। मतलब हॉरिजॉन्टल स्टडी करने से किसी भी सभ्यता के विस्तार के बारे में, एक्सपेंशन के बारे में जानकारी मिलती है, किसी भी सभ्यता के विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। तो और ये जो वर्टिकल स्टडी है, वर्टिकल स्टडी से हमें किसी सभ्यता के प्राचीनता का अध्ययन होता है, कितना पुराना है। तो इस प्रकार से खुदाई भी कैसे होती है उसको दिमाग में रखना है, साइंटिफिक स्टडी करने की आवश्यकता है। बाकी जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के लिए बेसिकली जो स्रोत हैं वो अभी हमने थोड़ा पहले बताया था, लिटरेरी सोर्सेज और स्कैवेशन में प्राप्त सोर्सेज जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, उसके आधार पर इतिहास को हम लोग इस तरह से देखते हैं। आप देखेंगे इतिहास में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस तरह से 3 भागों में बेसिकली इसको पढ़ना रहता है। इतिहास, समग्र इतिहास के बारे में 3 भागों में पढ़ना रहता है। एक तो आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज, प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, आप इसको ऐसे लिखेंगे। दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक एज,
आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज मतलब ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो आप इस बात को ध्यान से देखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन परीक्षा में आता है, ठीक है ना। तो प्राक ऐतिहासिक काल क्या है, आदि ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल क्या है। इतिहास का तात्पर्य ही है, ये इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं इसके लिए हमें स्रोत मिला हुआ है, लिखित स्रोत मिला हुआ है, ठीक है ना। ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसे पढ़ा जा चुका है, मतलब स्टडी के लिए अवेलेबल है, वो अवेलेबिलिटी भी है और पढ़ लिया गया है, दैट इज हिस्ट्री। अगर हम इसको इस संदर्भ में लेंगे तो मौर्य काल में जो अशोक का अभिलेख है वहां से इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से ऐतिहासिक काल के संदर्भ में यहाँ बात होती है। दूसरा, जहां लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, रिटन एविडेंस नॉट अवेलेबल, रिटन एविडेंस नॉट अवेलेबल, यहाँ उपलब्ध है ही नहीं तो पढ़ने कोई बात ही नहीं है। ये प्री हिस्टोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इतिहास का मतलब हमने पढ़ा था कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, पढ़ा जा चुका है। उपलब्ध नहीं है तो क्या बोलेंगे, तो प्री हिस्टोरी, हिस्ट्री के पहले का काल है। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, ऐसा देखिए इतिहास जब हम स्टडी करते हैं 1921 ईस्वी के पहले, आपको ध्यान रखना है 1921 के पहले जब हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ते थे, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तो वैदिक काल को हम लोग शुरू करते थे भारत के इतिहास के संदर्भ में। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई तो वहां पर एक ऐसी सभ्यता का आविर्भाव दिखता है जहां पर लिपि थी, वहां पर लिपि थी, आप जानते हैं पिक्टोरियल लिपि थी, चित्रात्मक लिपि थी। तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु इसको पढ़ा नहीं जा सका, किंतु पढ़ा नहीं जा सका है। अब देखिए यहां पर अब 3 पार्ट हो गया, पहला लिखित साक्ष्य है ही नहीं, और दूसरा जहां लिखित साक्ष्य है उसके 2 पार्ट हैं, एक पढ़ा नहीं जा सका है, दूसरा पढ़ लिया गया है। तो इस तरह से 3 पार्ट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जहां पर लिपि है और लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, दैट इज इट इज ए ट्रांजिशन फेज बिटवीन प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक एज। पूर्व ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का एक संक्रमण काल है जो सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास में इसको ये इंडिकेट कर रहा है कि यह साक्ष्य अभी पढ़ा नहीं गया है। जब ये पढ़ लिया जाएगा तो फिर ये हिस्टोरिक एज का पार्ट हो जाएगा। जिस दिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ ली जाएगी तो इसको फिर हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक काल में समाहित हो जाएगा। इस प्रकार आपके हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की बात हम कर रहे हैं, ये आपका ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आखिर जाहिर है सिंधु घाटी सभ्यता तो अचानक नहीं आ गई, इसके पहले भी कुछ रहा होगा। तो इसके पहले का जो इतिहास है आपका, इसके पहले का इतिहास क्या है, इसके बाद का तो हम पढ़ते हैं, वैदिक काल है, बौद्ध जैन धर्म, जैन है ना, मौर्य गुप्ता पढ़ते हैं। इसके पहले का पार्ट क्या है, इसके पहले का पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। और इस समय के इतिहास को जानने के लिए हम लोगों को ये ध्यान रखना है, इस इतिहास को जानने के लिए हमें वहां के टूल्स पर निर्भर होना होता है। इतिहास में प्राचीन काल में जो हम लोगों को अध्ययन करना है वह देखना है कि मानव ने अपने जीवन यापन के लिए, है ना, मानव अपने जीवन यापन के लिए, अपना पेट भरने के लिए किस प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल करते थे, किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल करते थे, औजार या उपकरण का इस्तेमाल करते थे। ये ध्यान रखना है आपको कि भारत में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों के यहाँ पाषाण का इस्तेमाल किया है, मानव ने पत्थर का इस्तेमाल किया, स्टोन का, ये स्टोन का इस्तेमाल किया, जिसको बोलते हैं स्टोन एज। इसके बाद आगे बढ़ने के बाद लोगों ने कॉपर खोजा, तांबा, है ना, ताम्र युग। चूंकि पाषाण साथ में चल रहा था इसलिए ताम्र पाषाण काल, अंग्रेजी में लोग बोलते हैं इसको कैल्कोलिथिक
कैल्कोलिथिक एज, कैल्कोलिथिक एज, यह है स्टोन एज। तांबा के बाद एक कांसा मिल जाता है, थोड़ा सा और लोगों की आइडियोलॉजी टेक्नोलॉजी बढ़ती है, विचार उनका वैचारिक जो तंत्र है काफी मजबूत होता है। तो इसके बाद उन्होंने ब्रॉन्ज की खोज कर लिया, तो हो गया कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता यही है, कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज। और फिर और ज्यादा डेवलप हुआ 1000 बीसी के आसपास भारत में, जो वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के बीच का पीरियड है। तो वहां लोगों ने आयरन खोज लिया, तो हो गया लौह युग, लौह युग, आयरन एज। ये काफी क्रांतिकारी है, काफी क्रांतिकारी है। आपको ऐसे एक ये भी आपको दिमाग में रखना है ना। पाषाण काल, पाषाण काल, स्टोन एज, ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, जिसे भी हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर एज, मिसाइल एज, आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है चरण है मनुष्य के अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल करने का, ये आपको इस तरह समझना है। अब आइए हम लोग देखते हैं पाषाण काल में, ये जो आपका है प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग बोलते हैं स्टोन एज, पाषाण काल, पाषाण काल, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रस्तर युग। प्रस्तर का मतलब पाषाण होता है, प्रस्तर युग। तो जाहिर है कि यह युग काफी ज्यादा रहा है, लंबा रहा है। हम लोग का तो मानव का इतिहास, तो होमो सेपियंस जो है काफी कम का है, 10,000 बीसी के आसपास का। हम लोग का इतिहास काफी कम समय का भी है, 12,000 वर्ष का इतिहास ही है मानव का, होमो सेपियंस के बाद का काल जो अभी तक का है। और लाखों वर्षों का इतिहास मानव ने पशुओं की तरह, जानवरों की तरह जंगली जीवन में व्यतीत किया है, पहाड़ की तराई में, नदी घाटियों में, गुफाओं में, इस तरह से व्यतीत किया है मानव ने, और उसी का अध्ययन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो पाषाण युग को, चूंकि हमने बताया काफी लंबा पीरियड है, यह पाषाण युग काफी बड़ा, 3 भागों में इसको आप बांट सकते हैं। पहला है एक मिनट, पूरा पाषाण, पाषाण युग, ये पूरा, ठीक है ना, पहले का। दूसरा है मध्य पाषाण, मध्य पाषाण युग, और तीसरा है नवपाषाण युग। ये 3 काल में बांटते हैं, लेकिन ये पूरा पाषाण काल है, ये काफी लंबा पीरियड इसका रहा है, काफी लंबा पीरियड रहा है। तो इस लंबे पीरियड में जाहिर है कि मानव का इतिहास, मानव के क्रियाकलाप एक जैसे तो रहे नहीं होंगे, निश्चित रूप से क्रियाकलाप में काफी अंतर आया होगा, और उन्हीं अंतर के आधार पर इसको फिर से 3 भागों में कैटेगराइज किया जाता है। इसको 3 भागों में कैटेगराइज किया जाता है। एक है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, दिख रहा है ना, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। अब ध्यान देंगे, लोअर पैलियोलिथिक, इसको हम लोग इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं, कर लेते हैं हम लोग इसको, है ना। पूरा पाषाण काल को हम लोग बोलते हैं पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज। दिस इज मेसोलिथिक एंड दिस इज नियोलिथिक, नवपाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण का हम बात करेंगे लोअर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, और ये है अपर पैलियोलिथिक। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। और जब इसको हम लोग कालखंड के रूप में बांटते हैं इतिहास में, इससे एक क्रोनोलॉजी बन जाएगी और आपको समझ में आएगा। पूरे इतिहास की क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी हमने खुदाई के बारे में बताया था कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको पढ़ना है। अगर इसकी कोई विद्यार्थी को बेहतर तरीके से समझ जाता है तो निश्चित रूप से इतिहास की समझ विकसित हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ बात कर रहे हैं क्रोनोलॉजी। एक तो क्रोनोलॉजी शुरू से लेकर अंत तक 1947 या उसके बाद तक, और दूसरा है कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। शब्दों को ध्यान में रखेंगे, मैंने कहा है क्रोनोलॉजी एंड कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। अगर कोई विद्यार्थी इतिहास को पढ़ता है, इन दोनों बातों को ध्यान रखता है, निश्चित रूप से इतिहास
विषय उस विद्यार्थी के लिए काफी आसान हो जाएगा। अदरवाइज लोग कहते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात पढ़ो दिन सफा, ऐसा लोगों का कमेंट है, जबकि हकीकत यह है कि लोग वफादारी से पढ़ते नहीं हैं। अगर आप वफादारी से इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास विषय निश्चित रूप से आपके लिए काफी ही वफादार होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे नंबर से आप पास करेंगे और बीपीएससी यूपीएससी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं तो सफलता प्राप्त होगी। ये केवल लोग शिकायत करते हैं कि फैक्चुअल है, इसमें समस्याएं हैं, मार्क्स आता नहीं है। राइटिंग स्किल बेहतर करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, साइंटिफिक स्टडी करने की जरूरत है, एविडेंसेस के साथ लिखने की जरूरत है, एग्जाम्पल के साथ लिखने की जरूरत है, तो निश्चित रूप से मार्क्स इसमें आते हैं। तो आइए लोअर पैलेलिथिक जो पीरियड है इसका, यह है 2.5 लाख बीसी से 1 लाख बीसी बिफोर क्राइस्ट। 2.5 लाख से 1 लाख, 2.5 लाख से 1 लाख। दूसरा है 1 लाख बीसी टू 40,000 बीसी। और उच्च पुरापाषाण काल है आपका 40,000 टू 10,000 बीसी। तो इसको आप ध्यान में ऐसे रखेंगे। फिर मध्य पाषाण का जो है बीच का पीरियड है, ये आता है आपका 10,000 टू 5,000 बीसी या कहीं कहीं 4,000 बीसी। कहीं कहीं का सेंस हमारा है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि इतिहास पढ़ते समय जो बाधाएं आती है, समस्याएं आती है विद्यार्थी के सामने, ऐसे इसी समय आती है। आखिर 2 पीरियड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि देखिए सभ्यता है, मानव सभ्यता है, मानव संस्कृति है, ठीक है ना, मानव का इतिहास है। और कोई भी गांव, कोई भी समाज, कोई भी टोली, कोई भी झुंड, कहीं कोई व्यक्ति रह रहा होगा, इसका मतलब यह नहीं है कि 5,000 में अचानक खत्म हो गया होगा। निश्चित रूप से इसी जगह पर 5,000 में ये विशेषताएं चेंज होती है, कहीं कहीं 4,000 तक चली। इसलिए फिर ऐसे जैसे कि आप आगे आएंगे तो नवपाषाण काल आपका 9,000 में ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक नया चरण इसके बाद ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कैसे हो गया, है ना, खत्म होने के बाद ही हो सकता है ना ऐसा, लेकिन ये बात नहीं है, क्योंकि मानव जीवन में जो चेंजिंग आता है, जो हम चेंजिंग का स्टडी करते हैं, ध्यान से यहाँ समझना है, जो हम ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी हम लोग बात करें, अप डाउन कुछ भी करें, चेंजिंग कर रहे हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं कि हर जगह एक ही ऐसा हुआ होगा, कहीं ऐसे हुआ होगा, कहीं ऐसा हुआ होगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप से चला होगा। तो यहाँ पर 9,000 में स्टार्ट हो जाता है और ये 2,500 बीसी तक चलता है, नियोलिथिक एज। इसलिए आपको ध्यान रखना। देखिए यही इसके बाद ही आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कॉपर एज। इसके बाद कॉपर एज यहां से स्टार्ट होगा एबीसी का। तो ये क्रोनोलॉजी है। तो 2.5 लाख से 1 लाख बीसी, 1 लाख से 40,000, 40,000 से 10,000 या 10,000 से 5,000 या 4,000 ऐसे है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। चाहे इतना लंबा पीरियड है तो 100 साल, 200 साल, 50 साल, 25 साल, या निश्चित रूप से डिफरेंसेस में रहा होगा और यहाँ से ऐसे आएगा। इस प्रकार से इतिहास को आप ऐसे देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। और हम लोग इसके बाद पूरी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल की पूरी विशेषताओं का अध्ययन हम लोग अलग से इस तरह से इसको चार्ट में करेंगे। आप इस चार्ट को देखेंगे या फिर देखते हैं इस वीडियो में, अगर संभव है ठीक है, तो दूसरा वीडियो बनाकर इसको हम पूरा चार्ट में अध्ययन करेंगे। और आपके लिए हुआ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।